एक अफ्रीकी कवि बेंजामिन मुलायस, उनको कविता लिखने के जुर्म में उनको फांसी की सज़ा हुई। उस फांसी की सज़ा को जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कोई व्यक्ति कवि हो, कविता लिखता हो और उसको फांसी की सज़ा हो जाए। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हमारे चैनल पे न्यूज़ फॉर 24 में। आज हम हैं अयोध्या पे, जहां पर एक चर्चित लेखक हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करने आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या उनके जीवन में खास रहा है, कहां से उनको ये सारी जानकारी मिली, जिन्होंने इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं, लेखनी का शौक़ कब से रहा है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं आर.डी. आनंद। साथियों, मैं 1990 1 सितंबर 1990 को मैंने यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम फैज़ाबाद में असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया और तभी से जो है यहाँ पर सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहे और आर.डी. आनंद के नाम से जो है जाने जाते हैं। सर, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत अच्छी आपकी लेखनी है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको लेखनी का शौक़ कब से रहा? लेखनी का शौक़ जैसी कोई चीज़ नहीं रही है। एक अजीब सी एक घटना बताऊं मैं आपको कि 8 दिसंबर 1995 की बात है, जब एक अफ्रीकी कवि बेंजामिन मुलायस, उनको कविता लिखने के जुर्म में उनको फांसी की सज़ा हुई। उस फांसी की सज़ा को जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कोई व्यक्ति कवि हो, कविता लिखता हो और उसको फांसी की सज़ा हो जाए। तो मैंने वो अखबार पढ़ा। उसमें मैं लखनऊ में रह रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। अखबार पढ़ा और मुझे कविताएं कुछ पढ़ी उनकी, और वहीं पर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना, जब ये कविता इतनी धारदार होती है, ये शासन सत्ता हिल जाती है, तो क्यों ना मैं भी कविता लिखूं। और बेंजामिन मुलायस के फांसी के सज़ा की वजह से मेरे मन में कविता लिखने की एक शौक़ जिसे कहें या आवश्यकता कहें तो ज़्यादा बढ़िया है, आवश्यकता ने जन्म लिया। और मैंने वहीं पर एक कविता लिखी जो लेकर के मार्क्सवाद को लेकर के था। यही एक रास्ता होगा जो यथार्थ को आगे बढ़ाएगा, बढ़ा भी तो इसी रास्ते जो मार्क्सवाद का अपना रास्ता है। तो इस तरीके से मेरी कविता लिखने की शुरुआत हुई जी। तो सबसे चर्चित कविता आपकी क्या रही, कहाँ से आपको उपलब्धि हुई? उस समय अगर ये कहा जाए कि 1985 से जब मैं लिख रहा था, तो एक तरीके से मैं महसूस तो करता था कि एक क्रांतिकारी के जीवन के बाद दूसरे क्रांतिकारी का जीवन शुरू होता है। अगर कविताएं हम भी वैसा लिख पाए तो एक क्रांतिकारी का जीवन माना जाएगा या परिवर्तन हमारी ज़रूरत होगी। लेकिन वो छुटपुट लिखता रहा, एक यथार्थवादी कवि के रूप में, यथार्थ कविताओं को लेकर के। और 1990 के इर्द गिर्द जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया, इसके बाद भी कविता ही लिखता रहा। लगभग 2000 के इर्द गिर्द मैंने लेख भी लिखना शुरू किया। लोगों ने कहा कि आपकी कविताओं से ज़्यादा आपके लेख ज़्यादा बढ़िया हैं। मैंने उन कविता को बंद तो नहीं किया, लेख भी लिखते रहे। कुछ दौरान पे जब ये दलित साहित्य बड़े चरम पे आया और लोगों ने मुझको एक तरफ दलित साहित्यकार, दलित होने के नाते दलित साहित्यकार कहना शुरू किया, दूसरी तरफ मेरी आलोचनाएं भी होती रहीं कि आप जो है जनवादी कविताएं लिखते हैं, आपका दलित साहित्य में कोई वजूद नहीं है। तो मुझको बहुत बेकार लगता था ये सुन करके कि जनवादिता क्या दलित का विरोध है? अगर नहीं है तो ऐसा लोग क्यों काट देते हैं? क्योंकि जनवादिता भी तो एक क्रांति की बात करता है, और बल्कि दलित साहित्य अगर कहीं से भी कुछ है तो वो एक क्रांतिकारी साहित्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अम्बेडकरवाद कुल मिलाकर के मार्क्सवाद की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और मैं पहले से जो है उस मार्क्सवाद को, उस क्रांतिकारी पृष्ठभूमि को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई
कि हमें लगता है कि दलित साहित्यकार ये चाहता है कि मैं कुछ दलितों पे या अम्बेडकर पे खास लिखूं। तो मैंने उसी दौरान मैं एक दलित कवि मलखान सिंह, उनकी एक किताब थी, कविता की किताब सुनो ब्राह्मण। तो सुनो ब्राह्मण पे मैं समीक्षा लिख रहा था। वो कविताएं उन्होंने लिखा था सुनो ब्राह्मण। मैंने कहा कि इसी की अगर अगली कड़ी मैं मानता हूँ तो इसको मैंने सुनो भूदेव। मैंने उन कविताओं का शीर्षक, पूरी जो है किताब का शीर्षक ही सुनो भूदेव रखा, और तकरीबन 60-70 कविताएं उसमें मैंने लिखा। लगभग 150 पेज की किताब है। तो सुनो भूदेव एक काफ़ी चर्चित जो है मेरा कविता संग्रह हुआ। वो कुल मिलाकर के जो हिंदू धर्म है या ब्राह्मणवाद है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की एक तरीके से परिचर्चा, और उन सिद्धांतों का जो दलित के विरोध में लिखी गई चीज़ें हैं उस धर्म में, ब्राह्मणवाद में, उसका एक विरोध है। विरोध और उस दर्शन का एक तरीके से व्याख्या, खुलासा, विरोध और नकार साथ में उसमें पाया जाता है। इस नाते तमाम सारे दलित साहित्यकारों ने उसको खटाखट अपना माना, और माना कि आर.डी. आनंद की ये किताब सुनो भूदेव बहुत ही बढ़िया। और जस्ट उसी के बाद मैंने कुछ आलोचनात्मक कविताएं लिखी जो वो भी चर्चा में है, जय भीम कामरेड। और एक तीसरी किताब जो अभी बहुत हाथों हाथ ली गई, लोगों द्वारा सराही जा रही है, वो है नीला कोट लाल टाई, जिसमें अम्बेडकरवादी सिद्धांत उसमें है। अम्बेडकरवादी सिद्धांत और अम्बेडकरवाद को जो सही से लोग समझते नहीं हैं, उस अम्बेडकरवाद की परिभाषाएं भी हैं। और मनुष्य, ये जो पूंजीवाद का दौर है, इस पूंजीवाद के दौर की पूरी विशेषताएं उस किताब में हैं। तो ये 3 किताबें मेरी, सुनो भूदेव, जय भीम कामरेड, नीला कोट और लाल टाई, ये कविता संग्रह के रूप में तीनों बहुत ही पॉपुलर हुई हैं। जी, आपने अभी बताया कि आपकी 3 किताबें बहुत चर्चित हुई हैं, पर मैंने जहाँ तक अभी जाना है तो आपने महिलाओं को लेकर भी कुछ अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या रही। जी, महिलाओं को लेकर के भी मेरी 2 कविता संग्रह, एक है मेरे हमराह। मेरे हमराह में मैंने अपने मतलब एक तरीके से टीनेजर के बाद, यानी किशोरावस्था ही कहा जाएगा, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय कुछ प्रेम से संबंधित कविताएं, एक हाइपोथेसिस कि एक स्त्री कैसी हो, किस स्त्री से प्रेम किया जाए, वो हमारी प्रेम का क्या हो, वो एक कविता है उसमें प्रेयसी। तो उसमें उस प्रेयसी का भी बहुत ही एक क्रांतिकारी रूप, पुरुष जिस तरीके से स्वतंत्र रूप से हर कुछ कर लेता है, स्त्रियों के वो सब कि हम भी सब कुछ स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं। मेरी थोड़ी सी अलग हट करके उसमें एक मार्क्सवादी अप्रोच होने के नाते मैंने ये कहा कि स्त्रियों की ये तमाम सारी समस्याएं, जिसको स्त्री नारीवाद के रूप में देखती है, वो उनकी स्वतंत्रता नहीं बल्कि वो भी एक गुलामी का है, क्योंकि अंततः जो है वो भी जो है किसी न किसी जो पुरुषम शरणम गच्छाम की बात में वो भी फंस जाती हैं। एक्चुअल में जो स्त्री है और जो पुरुष है, दोनों एक प्रजाति के लोग हैं, लेकिन दोनों की शरीर और साइकोलॉजी में, यानी जैविकीय अंतर के साथ साथ तमाम सारे वैचारिक अंतर भी हैं, और ये वैचारिक और शारीरिक अंतर हमेशा बने रहेंगे। अब सभा, सोसाइटी, यानी जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर है, इसमें हमको बराबरी एक सामान्य रूप से, व्यक्ति के रूप में हम भिन्न हैं, लेकिन शरीर के रूप में हम भिन्न हैं, लेकिन वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप से हम स्त्री पुरुष बराबर हैं। इस नाते स्त्रियां अगर अपने को पुरुष के विरोध में खड़ी करके देखेंगी, पुरुष के विरुद्ध वृक्ष खड़ी होंगी, तो एक तरीके से वो ठीक बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है पुरुष को, अगर जैसे होता कि एक नारी है, वो एक पुरुष को जन्म देती है, तो वो उसके जन्म ऐसा तो है नहीं कि वो लड़का पैदा हो गया तो घृणा करती है और मार डालेगी। और यदि स्त्रियां सारे पुरुष के खिलाफ होकर के उसको हत्या कर देने की वृक्ष खड़ी होंगी, तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं होगा। और फिर स्त्री भी चाहती है कि किसी पुरुष के साथ एक समरूपता ही हो, लेकिन पुरुष के साथ जो है वो खड़ी हो, वो उसको दोस्त बनाए।
ऐसी स्थिति में जो है वो पुरुष का विरोध नहीं कर सकती है, पुरुष प्रजाति का, पुरुष जाति का विरोध नहीं कर सकती है, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तमाम सारी जो विसंगतियां हैं नारी पुरुष को लेकर के, तमाम सारे जो है वो अगर कहीं न कहीं स्वस्थ समाज का निर्माण कर लिया है तो स्त्री के प्रति जो पुरुष के दिमाग में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट अश्लीलता भरा होता है वो नहीं होगा। तो इन कविताओं में मैंने उन स्त्रियों के बारे में को लक्ष्य किया जो स्त्रियां रास्ते से भटक करके एक नारीवाद खड़ा करती हैं और स्त्रियों का स्वयं शोषण करती हैं। कई बार 1-2% स्त्रियां क्रांतिकारी होती हैं, लेकिन 99% स्त्रियां वही जो है पुरुष प्रधान समाज की जो है कायल होती हैं। तो इसमें और एक दूसरी किताब जो है नारियों को लेकर के कविता में ही है,